इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज का हमारा 1190वां सेशन है। और हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं वो हैं डॉक्टर फनी भूषण सोनी। डॉक्टर फनी भूषण सोनी बीएचएमएस, डीएचएमएस और एमडी हैं। और काफी विश्वविद्यालयों में, चिकित्सा विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर, प्राचार्य, चिकित्सा अधीक्षक जैसे कुशल दायित्व इन्होंने निभाए हैं। और साथ ही साथ परीक्षा के निरीक्षक के रूप में भी अत्यंत सराहनीय योगदान रहा है। आज को जो डॉक्टर सोनी का टॉपिक है वो है मेंटल डिसऑर्डर ड्यूरिंग मेनोपॉज एंड देयर होम्योपैथी ट्रीटमेंट। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ डॉक्टर भनी भूषण सोनी का आज के वेबिनार में। तो सर आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं पेरी मेनोपॉजल की स्टेट के बारे में। तो ये जो हार्मोन्स के जो चेंजेस होते हैं, जिसके कारण हमें समझना पड़ेगा कि मानसिक स्थितियां जो महिलाओं में चेंजेस हो रहे हैं उसको मैनेज करना पड़ेगा। उसके बाद हम उनके सारी प्रक्रियाओं को समझ के उनको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मेनोपॉज जो मानसिक धर्म जो है पूर्णतः बंद हो जाता है, माने हार्मोन का एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का बनना धीरे धीरे कम होते चला जाता है। उसके कारण लेडीजों में चिड़चिड़ापन, उदासी, भावनात्मक चेंजेस आने लग जाता है, माइंड स्विंग होने लगता है और भी बहुत सारी तकलीफें आती हैं। तो हमें उन्हें इरिटेट नहीं करना है, न ही उनके इरिटेशन से हमें किसी प्रकार का मेंटल डिसऑर्डर क्रिएट करना है। ये सबसे बड़ा चीज है आज के समय में, हमारा बिजी शेड्यूल चलती है लाइफ का, जिसमें हम चाहते हैं कि पीसफुल माहौल रहे। मगर जैसे मेनोपॉज है तो उनको, महिलाओं को भी स्वयं में पता नहीं रहता कि ऐसा क्यों हो रहा है। सुनते सभी हैं मगर जब उनके ऊपर आती है तो उनको लगता है कि ये तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उनको भी समझ नहीं पड़ता। तो हमें ये सब चीजों के बारे में समझाना पड़ेगा। एक समय था बहुत पहले कि जो लोगों में पेशेंस होती थी तो वो मैनेज कर लेते थे। घर में बहुनात्मक जो महिलाएं रहती थी तो एक दूसरे को गाइडलाइन करते थे या गाइड करते थे। तो उन्हें खबर रहती थी कि 45 to 50, 55 के एज में इस प्रकार की परिवर्तन आता है। मगर आज के समय में हम अकेले एक फैमिली लेके चलते हैं, कंबाइंड फैमिली का कंसेप्ट खत्म हो गया है। तो वो लेडीजों को पता ही नहीं चलता कि हार्मोनल डिसऑर्डर हो रहा है, जिसके कारण बहुत सारी परेशानियां हो रही है। बच्चों को भी खबर नहीं रहता कि मेनोपॉज क्या है, क्योंकि बच्चों को तो चीजें जानकारी में ही नहीं है। तो हमें धीरे धीरे एक जागरूकता लानी पड़ेगी। मेनोपॉज के बाद जो पोस्ट मेनोपॉज अपन बोलते हैं, लंबे समय तक हार्मोन की कमी होने के कारण बहुत सारी चीजें होती हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी और भी प्रकार की परेशानियां आती हैं, जिसके बारे में हमको समझना पड़ेगा। फिजिकल जो सिम्टम चेंज होते हैं वो है डिप्रेशन। डिप्रेशन आना, एंजाइटी होना, चिड़चिड़ापन आना, मनोदशा बार बार परिवर्तन होना। जो चीज खाने की इच्छा है तुरंत बोलेंगे हमें ये खाना है, कुछ देर बाद में हमें नहीं खाना है। इस तरीके से उनकी मनोदशाएं चेंज होती रहती है। रात को बराबर नींद नहीं आती, अनिद्रा के कारण फिजिकल डिसऑर्डर चालू हो जाता है। और भी एकाग्रता की कमी होती है, या ध्यान में उनका भटकाव होता है, क्योंकि बार बार उनको यही लगते रहता है कि कुछ ना कुछ हमारे शरीर में परिवर्तन हो रहा है। तो उस परिवर्तन को ध्यान रखते हुए हमें उनका एक सहानुभूति के साथ में एक ट्रीटमेंट करना चाहिए। फिजिकल ट्रीटमेंट तो नहीं हो पाता, मगर ये मेंटल कॉज है, इसलिए मेंटल ट्रीटमेंट हमारा जरूरी है। सबसे पहले मैंने ऊपर फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स के चार्ट भी मैंने दिया है, तो उसको आप थोड़ा देखेंगे। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। जी, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, फॉलिकुलर स्टिमुलेट हार्मोन, एलएच हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये बहुत सारे हम लोग स्कूल लाइफ में और कॉलेज लाइफ में पढ़ते हैं, मेडिकल कंसेप्ट में पढ़ते हैं। तो हमें ये जानकारी होती है कि कौन कौन से हार्मोन के डिसऑर्डर से क्या क्या कंप्लेंट क्रिएट होते हैं। उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रीटमेंट करना रहता है। सबसे पहले जो बार बार अपन ये जानते हैं कि मन का प्रभाव होता है, हार्मोनल के चेंजेस के कारण उनमें मेंटल डिसऑर्डर की शिकायत आती है, जिसको हमें मैनेज करना रहता है। जिसका मेन रीजन होता है एस्ट्रोजन की कमी होना। उसका रीजन क्या है? सेरोटोनिन, जो एक फ्लूइड्स डिसऑर्डर सिक्रेशन होता है, वो कमी होने लग जाती है, जिसके कारण उनका माइंड बार बार चेंज होते रहता है।
तो देखा गया है कि अधिकांशतः जो महिलाएं होती हैं 45-50 के एज में चिड़चिड़ापन आ जाता है, बच्चों को डांटना है, कोई चीजों को लेके हस्बैंड से बातचीत करना है, ऐसे बहुत सारी चीजें आती हैं। तो हमको वो चीज समझना पड़ेगा कि ऐसा कारण क्या है। तो हम मेडिकल कंसल्ट में तो नहीं जा पा रहे हैं एज ए फैमिली मेंबर, तो हमको ये चीज समझना पड़ेगा कि, और पेशेंट्स के रिलेटिव को भी समझाना पड़ेगा कि भाई इस एज में इस तरीके की प्रॉब्लम आती है, उसको हमको शांतिपूर्वक समझना और मनाना पड़ेगा। डोपामाइन जो होता है माइंड को डेवलप करता है, एंजॉयमेंट लाता है, आनंद की प्राप्ति देता है, एक एक्साइटमेंट होता है। एक टीन एज में या एडल्ट एज में अगर डोपामाइन का बनना कम होता है तो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। कई बार ऑफिशियल वर्क के कारण या स्ट्रेसफुल लाइफ के कारण डोपामाइन हार्मोन बनना कम हो जाता है। तो उसके कारण कई बार हमको बहुत सारी चीजों की इच्छा नहीं होती, एक्साइटमेंट नहीं होता, कोई कार्य करने की क्षमता नहीं आती, कोई विचार ही नहीं आता। तो हमें इस पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि डोपामाइन का सिक्रेशन प्रॉपर हो। उसके लिए फूड जरूरी है, मेडिटेशन जरूरी है, और भी प्रकार की एकाग्रता बढ़ाने के लिए, जिसमें हमारा मन प्रसन्न हो। बच्चों के साथ अच्छे से बात करें महिलाएं, छोटे बड़े बच्चों के साथ बात करने से आनंद की प्राप्ति होगी, और उसमें डोपामाइन का जो सिक्रेशन होता है वो ज्यादा होता है, क्योंकि जितना हम खुश होंगे उतना ही डोपामाइन का एक्टिव फॉर्म में जाएगा ब्रेन की तरफ। नेक्स्ट होता है गामा एमिनो बिल्यूक एसिड, जो होता है तनाव को कम करने का और मन को शांत करने के लिए रहता है। तो ये मेडिकल ट्रीटमेंट होती है जिसका एलोपैथी कंसेप्ट में मेडिसिन दिया जाता है, जो डोपामाइन का सिक्रेशन बढ़ाए या गामा एसिड एमिनो का सिक्रेशन बढ़ाए, जिसके कारण आपका हार्मोनल डिसऑर्डर के कंप्लेंट कम हो। एड्रोफिन जो है एलोपैथी कंसेप्ट में है, ये एड्रोफिन मोस्टली दिया जाता है। इसलिए मैं सब मेडिसिन के बारे में बता रहा हूँ, एलोपैथी के बारे में, कि प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए लोग पहले एलोपैथी में ही चले जाते थे। इसलिए हमको भी जानकारी होना चाहिए कि अगर कोई डॉक्टर के बाद हमारे पास आता है तो डॉक्टर मोस्टली उनको डोपामाइन, सेरोटोनिन या गामा से रिलेटेड या हार्मोनल के डिसऑर्डर के जो मेडिसिन दिए हैं, उसके बाद हमें होम्योपैथी की कौन सी मेडिसिन देना है अपने हिसाब से समझना पड़ता है। एस्ट्रोजन की कमी के कारण क्या होगा, एक चिंता बढ़ेगी, एंजाइटी होगी, विचार अच्छे नहीं आएंगे, डिप्रेशन में जाएगा, चिड़चिड़ापन ज्यादा होते जाएगा महिलाओं में, और बार बार मनोदशा चेंज होने के साथ साथ उसके स्लिपनेस की शिकायत बढ़ती जाएगी। मस्तिष्क पर हार्मोनल प्रभाव के कारण क्या होगा, आपका न्यूरोट्रांसमीटर संतुलन बिगड़ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आपके हाथ पैर में थोड़ी सी झुंझुनाहट आएगी, टिंगलिंग पेन होगा, मस्तिष्क में कभी कभी इरिटेशन के कारण जो है आपका एक इचिंग्स का कंसेप्ट चालू हो जाएगा। इस तरीके से प्रॉब्लम होता है, और मानसिक विकार भी बदलने लग जाते हैं। लेडीज महिलाएं समझती हैं कि वे इस प्रकार के परिवर्तन के कारण कहीं मेरा परिवार डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है, मेरे कारण मेरे परिवार के लोग परेशान थोड़ी हो रहे हैं। इस प्रकार की बहुत सारी मनोदशाएं आती जाती है। अधिकांशतः देखा गया है कि मेनोपॉज के पीरियड में आपका मुख्यतः कारण देखा गया है कि मानसिक विकार बढ़ जाता है। कई महिलाएं ये सोचती है कि उनके परिवार के लोग उनके नाम से परेशान हो रहे हैं, किसी प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं, मेरे को इस तरीके से परेशान देखकर हर कोई परेशान हो रहा है, ये समझना पड़ता है। एक महिलाओं के साथ जो भी पेरेंट्स आते हैं या उनके जो गार्जियंस आते हैं उनको बताना पड़ेगा कि इस तरीके की प्रॉब्लम्स, मेंटल डिसऑर्डर जो है मेनोपॉज के पीरियड में आता है, ये सामान्य बातें होती है। एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, घबराहट होती है, पैनिक अटैक्स भी आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हार्मोनल डिसऑर्डर हुआ है, महिला एकदम घबरा गई कि क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, रात को उनका माइंड स्विंग हो रहा है, तो उसके कारण एक हार्ट बीट बढ़ जाती है और पैनिक अटैक्स की प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। बट ये माइनर केसेस है, बहुत इसमें ये नहीं बोला गया है कि मेनोपॉज कंटेंस में आते हैं करके, मगर जो फियर फैक्टर क्रिएट होता है उसके कारण इस तरीके की संभावनाएं हो सकती है। पहले भी मैंने बोला था, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होता है, स्लीप डिसऑर्डर की शिकायत होती है, रात को नींद नहीं आना, या फिर रात को डार्क नाइट के कारण उनको घबराहट बढ़ जाती है, एकदम फियर फैक्टर आता है, सोचते हैं कि किस तरीके से ये मेरी तकलीफें कम हो, जिससे मेरे परिवार के लोगों को परेशानियां ना हो। ये सब चीजें एक महिलाओं को हमको सारी चीजें सिखाना पड़ेगा।
हम सभी होम्योपैथी डॉक्टर हैं, तो डॉक्टरों को कंसल्ट में सारी चीजें हमें पता है। मगर कई बार ऐसा होता है कि हम महिलाओं के साथ जो लोग आए हुए हैं उनको ये सब छोटी छोटी चीजें अपन नहीं बता पाते। अगर हम ये सारी जानकारियां उनको दें तो घर के जो उनके बाकी सदस्य हैं उनको भी लगेगा कि भाई हाँ, इस तरीके की प्रॉब्लम्स कॉमन फैक्टर है जो आता है, तो हमें स्मूथली पीसफुल मैनेज करना है उनको। इमोशनल कंसेप्ट जो है अस्थिरता रहती है, कभी किसी से बहुत ज्यादा लाड़ प्यार करेंगे तो कभी किसी से इरिटेशन करने लग जाएंगे, किसी से झगड़ा करने लग जाएंगे। तो इस तरीके की बहुत ज्यादा उनके अंदर में विचारधाराओं में मतभेद होते रहता है विचारों का। कभी अच्छा रहना, कभी किसी से झगड़ा करना, किसी से कभी एकदम रोने लग जाना। इस तरीके की बहुत सारी चीजें आती हैं जो हमें समझना पड़ेगा। फियरफुलनेस, अत्यधिक घबराहट होती है कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ मेनोपॉज के पीरियड में, प्री मेनोपॉज एंड ड्यूरिंग मेनोपॉज एंड आफ्टर द मेनोपॉज। ये तीनों स्थितियां जो हार्मोनल डिसऑर्डर के कारण उनके जो शारीरिक और मानसिक विचारधाराएं चेंज होती जाती है, उसमें बहुत ज्यादा घबराती है कि पहले तो मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, अचानक ये सब क्या हो गया। तो ये सब क्यों हो रहा है कि हमारा जो सिस्टम है आज की तारीख में, हम एक छोटा कुटुंब में रहने लग गए, परिवार में रहने लग गए। तो हमें बाकी लोगों के साथ में वो बहुत सारी छोटी छोटी जानकारियां नहीं मिल पाती जो आज से 50 साल 60 साल पहले के लोगों को आपस में एकजुट परिवार रहने के कारण मिलता था। ये सबसे बड़ा कारण होता है कि हम न किसी से ज्ञान ले पा रहे हैं और न ही आने वाले जनरेशन को ये सब चीजें, बेसिक चीजें हम बताते नहीं। हमको थोड़ा सा घबराहट होती है या कुछ संकोच होता है कि आज के 13 14 साल की बच्चियों को जब पीरियड चालू होता है तो वो भी घबराती है, और हम भी उनसे नहीं पूछते कि इस पीरियड में ऐसे चीजें कॉमन है। ये हमको एक अवेयरनेस लानी पड़ेगी कि किस तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। मानसिक विकारों के कारण जो है उनका ये है जैविक कारण, बायोलॉजिकल कॉजेस क्या है। अगर हार्मोन्स में जाते हैं तो दो ही हार्मोन्स मेन होते हैं मेनोपॉज के, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। इनकी कमी होने के कारण ही ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। जब हमारा फियर फैक्टर बढ़ता है, हार्मोन का डिसऑर्डर बढ़ता है और भी प्रकार की शिकायतें बढ़ती है, तो यहाँ पे थर्ड एक कॉजेस क्रिएट होता है जो बोला जाता है थायराइड ग्लैंड्स के बारे में। थायराइड ग्लैंड्स जो है आपका हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड, हाइपो एंड हाइपर, ये दो प्रक्रियाएं जो होती हैं हार्मोन थायराइड ग्लैंड का, जो हमारे सारी क्रियाओं को चेंज करता है, और उसके कारण भी बहुत सारे फैक्टर्स क्रिएट होने लग जाते हैं। जेनेटिक एक रीजन भी होता है। अधिकांशतः कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो जेनेटिक्स हमको मिलती हैं, तो उसके बारे में भी हमें एक समझना पड़ता है कि किस तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। अनुवांशिक की प्रवृत्ति के बाद में बोला जाता है कि साइकोलॉजिकल कॉजेस, जिसमें तनाव रहता है, स्ट्रेसफुल। आज के तारीख में हम लोग सभी लोग स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं, चाहे सर्विस हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे एकला परिवार हो, या जैसा भी है, हम बच्चों के नाम से स्ट्रेस में है तो वो हो। एक स्ट्रेस का कंसेप्ट भी हमारे हार्मोन डिसऑर्डर के कारण में ऐड हो जाता है। फैमिली इशू होती है, जो मैंने पहले भी बोला था कि पहले कुटुंब रहते थे, बहुत सारे परिवार में लोग रहते थे, तो सभी समस्याओं का हल आराम से हो जाता था। आजकल हम अकेले अकेले परिवार में हैं, तो ये इशू एक बहुत ज्यादा है कि छोटा सा परिवार रहता है तो कोई भी परेशानी आती है तो हम किसी से शेयर नहीं करते, अपने अपने में ही इशूज को लेके या प्रॉब्लम्स को लेके डिस्कस करते रहते हैं। तो ये सबसे बड़ा एक कारण होता है कि जो हमको बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है। सेकंड क्या है कि बच्चे जब कभी कॉमन फैक्टर चला रहे हैं कि एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जब बच्चे बाहर पढ़ने चले जा रहे हैं, माँ बाप अकेले हो जा रहे हैं, तो उनको अकेलापन महसूस होता है, बच्चों के बारे में बार बार चिंता करना, एक फियर फैक्टर होना कि बच्चे प्रॉपर अच्छे से पढ़ रहे हैं कि नहीं, या फिर आज के जनरेशन में वो कहीं बिगड़ नहीं रहे हैं, ये भी एक फैक्टर होता है। मेल पर्सन जो है जॉब के लिए सर्विस के लिए बाहर चला जाता है तो दे आर चेंज द माइंड्स, उनके माइंड्स में चेंजेस होने लग जाते हैं कि हम सर्विस में गए तो वहाँ बिजी हो गए। मगर महिलाएं दिन भर घर में रहती हैं, घर का बहुत सारा काम करती हैं, कुछ महिलाएं ऑफिस का भी काम करती हैं, तो ये उनको दोनों जगह स्ट्रेस होता है। ऑफिस का स्ट्रेस, घर में आए तो बच्चे नहीं है या परिवार में अकेले हैं, तो ये सब कारण को भी थोड़ा सा कोई बीमारी बढ़ती है या कोई प्रॉब्लम होता है तो दे आर
प्रेशराइज द ऑल टाइप्स ऑफ द कंप्लेंट, वो और भी कंप्लेंट्स को क्रिएट करने लग जाते हैं। नेक्स्ट होता है आपका कि लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस। ये कॉमन फैक्टर होता है जब हमारे साथ कोई नहीं रहते या कम लोग रहते हैं, तो हमारे में कॉन्फिडेंस कम होने लगती है। भाई कोई बीमारी हो जाएगी तो कौन देखेगा, क्या करेगा, किस तरीके से हम डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट करेंगे। मोस्टली क्या हो रहा है, अब हम अपनी जगह पे नहीं रह के दूसरे दूसरी जगह पे रहना चालू कर दिए। इट मीन्स नेटिव प्लेस में बहुत कम लोग रहने लग गए। एज जॉब पॉइंट ऑफ व्यू सब बाहर चले गए। पहले होता था कि नेटिव प्लेस में रहो तो कुछ काम हो या ना हो, हर कोई को लगता था भाई अब मैं अपने गांव में हूँ, अपने शहर में हूँ। मगर अब बाहर हम निकल गए तो ये सबसे बड़ा एक फैक्टर होता है कि एज के बाद में कि हम तो बाहर में हैं। फिर हमें अपने घर की याद आती है, नेटिव प्लेस की याद आती है। तो वहां पे ये लगता है कि हम जा भी नहीं पा रहे हैं, और यहाँ पे हम अकेले भी हो गए। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो क्रिएट करता है डिजीज को। सोशल कॉजेस है, आर्थिक समस्याएं हैं, और परिवार का सहयोग मिलना या ना मिलना, ये दोनों चीज डिपेंड करता है हमारी सारी तकलीफों को रिड्यूस करने में या एराइज करने में। मेंटल स्टेटस में बोला गया है इमोशनल फेशियल एक्सप्रेशन। अपन होम्योपैथी डॉक्टर हैं, आजकल हम लोग बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में फेस के कंसेप्ट में भी बहुत सारे मेडिसिन हम रिडक्टिव कंसेप्ट में अपन ट्रीटमेंट करना चाहते हैं, या होता है कई लोग करते भी हैं आप लोग। तो यहाँ देखा गया है कि इमोशनल फेशियल एक्सप्रेशन के बेस में हम होम्योपैथी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। साइकोलॉजिकल सिस्टम में बोला गया है, सिम्टम में इमोशनल फ्रीक्वेंट क्राइंग, सैडनेस, होपलेसनेस, बातें बिना मतलब की बातें करना, कभी चिढ़ जाना, कभी गुस्सा हो जाना, ये एक इमोशनल फैक्टर क्रिएट होता है मेनोपॉज पीरियड में। कंजेनेटिव में फॉरगेटनेसफुल, अभी क्या बोला है भूल जाएंगे, कुछ देर बाद फिर उनको लगेगा मैंने तो ऐसा नहीं बोला था, ऐसा बोला था। इस तरीके की बहुत सारी चीजें आती है, कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस। डिफिकल्टीज होती है कोई भी डिसीजन लेने में। एक समय के बाद उनको लगता है पहले तो 34, 35, 40 की एज में मैं बहुत अच्छा डिसीजन ले लेती थी, मगर अभी क्या हो गया, अभी उनको खुद के डिसीजन में प्रॉब्लम होती है कि मैंने जो डिसीजन लिया वो सही है कि नहीं है। वो फिर अपने बच्चों से बात करेंगे, अपने हस्बैंड से बात करेंगे, अपने मम्मी पापा से बात करेंगे कि पहले मैं जो सोचती थी बहुत सही सोचती थी, अब तो बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ, मुझे लगता है कि मैं गलत डिसीजन ले ली। इस तरीके के बहुत सारे उनके चेंजेस आने लग जाते हैं। सोशल विड्रॉ होती है, रेस्टलेस होता है, उनको एक बेचैनी रहती है। फियर्स होता है अकेले रहने का, कि अकेले में रही और कुछ हो गया तो एक डर रहता है, इसलिए अपने साथ में अपने परिवार के लोगों को साथ में रख के रहना चाहती है। लेक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इन वर्क, क्योंकि हार्मोन्स के डिसऑर्डर के कारण ब्रेन ब्रेन पे इफेक्ट होता है, और उसके कारण धीरे 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 उनको अपने कामों में इंटरेस्ट कम होता है, क्योंकि फिजिकल चेंजेस हो रही है, हार्मोनल चेंजेस हो रही हैं, तो वो कंटिन्यू उसी में लगे रहते हैं भाई कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है, तो बाकी कामों के लिए उनका मन अच्छे से नहीं लगता। फिजिकल जो है पेल्पिटेशंस, थोड़ा सा घबरा गई तो उनकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, पसीने आ जाएंगे, सर दर्द की शिकायत हो जाएगी, क्योंकि बार बार कोई चीजें सोच रहे हैं तो सर्कुलेशन ब्लड का बढ़ जाता है, और वहां पे आपको सर दर्द की शिकायतें हो सकती है। कभी कभी चक्कर आना या घबराहट होना, ये कॉमन फैक्टर्स आते रहते हैं, जिन्हें हमें एक जब हम ऐसे डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं तो सभी पेशेंट्स को हमको समझाना चाहिए, उनके रिलेटिव को समझाना चाहिए कि ये सारी चीजें कॉमन है, ये होता ही है, और एक समय होने के बाद में मेनोपॉजल कंडीशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे सारी चीजें नॉर्मल हो जाएगी। ये हमें इनको समझाना चाहिए। यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर्स दिया है कि हैप्पीनेस एंड कंटिनेंटल, सैडनेस, एंग्जाइटी एंड वेरीज, इरिटेबिलिटीज है, फियर है, मूड स्विंग्स होता है तो किस तरीके के उनके चेहरे होते हैं, तो हमको ये सब चीज देखनी है, होम्योपैथी से जोड़ना है कि मूड स्विंग्स की कौन कौन सी मेडिसिन देना है अपने को, हैप्पीनेस और कॉन्टिनेंटल्स है, सैडनेस है तो क्या दवाई देनी है। ये सब चीजों को थोड़ा सा स्टडी करना है। प्रिकॉशन और लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट के बारे में है कि सबसे पहले हमें इस एज में बैलेंस डाइट करना है।
अपने खान पान के स्तर को सुधारना है, प्रॉपर एक्सरसाइज करना है जिससे हमारा फिजिकल मेंटेनेंस बना रहे, योगा करना है जिसमें हमको एकाग्रचित्ता की सहायता हो, माइंड हमारा जो है रिलैक्स हो, किसी प्रकार की कोई घबराहट या किसी प्रकार की परेशानियों में हमारा दिमाग ना जाए। मेडिटेशन करना है जिससे हमारी विल पावर डेवलप हो, और प्रॉपर जो है मेडिकेशन के कारण ही या योग के कारण हमें अच्छी एक नींद आएगी। और फैमिली का सपोर्ट भी लेना चाहिए हमें, अपने बुजुर्ग लोगों से, अपने ओल्ड एज के जो मेंबर हैं, फैमिली मेंबर, उनको भी पूछना चाहिए कि इस पीरियड में हम किस तरीके से अपने आप को मैनेज करें, या अपनी प्रॉब्लम उनसे बात करनी चाहिए, काउंसलिंग करनी चाहिए, डॉक्टरों के पास बात करना चाहिए कि सर मेनोपॉज पीरियड में ये सारी शिकायतें हो रही हैं, मेंटल प्लस फिजिकल जो चेंजेस आ रही हैं उसके बारे में थोड़ा सा उनको अवेयरनेस लेना चाहिए। सेकेंड थिंग होती है पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। अगर कोई मन में उदासी है, घबराहट है, किसी प्रकार की कोई इरिटेशन आ रही है, तो उसको दूर करके अपने को अच्छा सोचना चाहिए कि ठीक है भाई, सभी लोगों को मेनोपॉज पीरियड में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, मेरे को थोड़ा सही है, बाकी लोगों को ज्यादा होता है तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे को दो चार सिम्टम ही है, ऐसा करके पॉजिटिव कंसेप्ट में हमको विचार करना चाहिए। और कुछ आज की जनरेशन में महिलाएं होती हैं जो सर्विस क्लास में हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, जो अल्कोहल और ड्रिंक्स में जाते हैं, तो उनको भी इन सब चीजों को अवॉइड करना चाहिए। और 40 एज के बाद में बोला जाता है कि हमारे शरीर में बहुत ज्यादा कैल्शियम की कमी होने लग जाती है, तो ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड का फ्लो, ब्लड का मैन्युफैक्चरिंग होना, बनना, ये सब चीज डिपेंड करता है हमारे कैल्शियम पे। और आज की जनरेशन में हम जब जॉब करते हैं, घर में रहते हैं, तो बहुत कम ही हम बाहर निकलते हैं, और कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो सनराइज में, मॉर्निंग टाइम में सूर्योदय की लालिमा वाली किरणों को लेते हैं। अगर हम नहीं ले पाते हैं तो मोस्टली हमारे विटामिन डी की कमी के कारण हमारे शरीर में एनर्जी की कमी होती है, तो हमें उसको फिलअप करने के लिए कैल्शियम और विटामिन डी की एक टेबलेट लेनी चाहिए। और होम्योपैथी में जाते हैं तो कैलकेरिया फॉस है, कैलकेरिया सल्फ है, आपका फाइव फॉस है, ऐसे बहुत सारी मेडिसिन है जिससे हम अपनी हेल्थ को डेवलप कर सकते हैं, और अच्छे से अपन मैनेज कर सकते हैं अपने शरीर को। इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है आपका होम्योपैथी अप्रोच। हम सभी होम्योपैथी डॉक्टर हैं, हमको पता है कि हमें मेडिसिन जो है इंडिविजुअल चलना चाहिए। एलोपैथी और अदर पैथी में बोला जाता है कि वो कॉमन फैक्टर को लेके कॉमन मेडिसिन ही प्रिस्क्राइब करते हैं, मगर हमारा होम्योपैथी मेडिसिन है सिमिलर सिमिलर क्यूरेंटर बेस में बात करते हैं। तो हमें इंडिविजुअलाइजेशन, अगर मेनोपास के 4 लेडीज या महिलाएं हमारे पास आई हैं, तो हमको सभी के लिए अलग अलग दवाइयों का चयन करना चाहिए। टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, हमें किसी महिलाओं का मूड स्विंग्स हो रहे हैं, किसी का सैडनेस है, किसी को एंग्रीपन है, किसी को और कोई तकलीफें हैं, तो ये सब मेडिसिन के टोटलिटी बेस में हमें होम्योपैथिक मेडिसिन चूज करना चाहिए। नेक्स्ट है मेंटल सिम्टम्स जो होते हैं हमारे होम्योपैथी में मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मेंटल सिम्टम बेस में हम लोग 90% मेडिसिन को सिलेक्शन करते हैं, तो हमें उस पर भी जाना चाहिए कि कौन सी मेडिसिन हमारे लिए बेस्ट है फॉर द ट्रीटमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्रिप्शन, आज के समय में भी लोग लगे डॉक्टर कांस्टेंट हेरिंग्स के कंसेप्ट में जाते हैं, तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल आपका ट्रीटमेंट भी होता है, अपन फिजिकल बॉडी स्ट्रक्चर देख के भी बहुत सारी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं जो हमारे को हेल्प करता है किसी भी पेशेंट को ट्रीटमेंट करने के लिए। होलिस्टिक ट्रीटमेंट है, इस पे भी हमें ध्यान देना चाहिए। अभी तो प्रिडिक्टिव होम्योपैथी कंसेप्ट भी आ गया है, तो ऐसे हमें नए नए जनरेशन के हिसाब से जो जो नई चीजें टेक्नोलॉजी आ रही है होम्योपैथी मेडिसिन सेलेक्शन करने के लिए, वो सारी चीजों को अपने को हेल्पफुल में लेना चाहिए जिससे हम लोगों को अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकें। होम्योपैथी जो हेल्प करता है इमोशनल बैलेंस में, क्योंकि अदर पैथीज में हम बात करते हैं तो वहाँ पे मेंटल सिम्टम्स की इंडिविजुअल कोई मेडिसिन नहीं है, मगर जब हम होम्योपैथी में जाते हैं तो वहाँ बोला गया है कि होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन है, 90% मेडिसिन है जो आपके माइंड्स और इमोशंस को इंडिकेट करते हैं, तो हमें वहाँ पे लेना चाहिए।
हेल्थ होम्योपैथी का, जिससे हमें मेंटल रिलैक्सेशन भी मिले, बेटर स्लीप भी हो, एंग्जाइटी जो हो रही है वो रिड्यूस भी होना चाहिए, और हमारी लाइफ स्टाइल थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। ये हमको ध्यान रखना चाहिए। हाँ, मगर यहाँ पे मैंने लिखा है जेंटल एंड सेफ मैनेजमेंट। इसका मतलब ये है कि हम जो भी होम्योपैथी मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं, उसकी डोज और पोटेंसी को हमें ध्यान रखना पड़ता है। हम किसी पेशेंट्स को ये ऐसा डोज ना दें, या हायर पोटेंसी इतना भी ना दें कि वो मेडिसिनल एग्रीवेशन के कंसेप्ट पे आ जाए। तो हमें सबको ध्यान रखना है कि हम किसी पेशेंट को जब मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो टोटलिटी ऑफ सिम्टम के बेस में पोटेंसी और डोज, ये दोनों को बहुत ध्यान से स्टडी करके मेरे पेशेंट के कॉन्स्टिट्यूशनल, उनके नेचर, उनके बॉडी लैंग्वेज, उनकी वाइटलिटी, ये सबको ध्यान रखते हुए मेडिसिन के डोज और पावर को प्रिस्क्राइब करना चाहिए। यहाँ पे मेनोपॉजल्स के लिए कुछ मेडिसिन मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, जहाँ पे सीपिया है। सीपिया का इंडिकेशन जो होता है आपका इंडिफरेंट टुवर्ड फैमिली। आप सभी होम्योपैथी डॉक्टर हैं, आपको पता है कि सीपिया कहाँ पे हम यूज करते हैं। सीपिया लेडीज लीन थिन बॉडी होगी, थोड़ा सा नर्वस भी रहेगी, अकेले रहना पसंद करेगी, बियरिंग डाउन सिचुएशन कंसेप्ट होती है, ठीक है ना, और चिड़चिड़ापन भी रहता है, अकेले भी रोना चाहती है। ऐसे बहुत सारे मेंटल सिम्टम होते हैं जो मेनोपॉज पीरियड में हमें इंडिकेट करता है कि कौन सी मेडिसिन हम कब देना चाहिए और कैसे देना चाहिए। सेकंड मेडिसिन है लेकेसिस का है। लेकेसिस जो इंडिकेशन करता है टॉक्टेटिव्स के लिए, जेलियस होना है, सस्पिशियस है, एकदम किसी पे भरोसा नहीं करना। अगर कोई महिला है, उनको कोई गाइडलाइन देती है कि भाई इस पीरियड में आपको थोड़ा सा ऐसा रहना है, तो उनको वो सोचती है ऐसा क्यों बोल रही है ये, उनके बारे में बुरा सोचना, उनसे जलना, उनके सारे अच्छे गाइडलाइंस को डाउटफुल कंडीशन में सोचना कि भाई ये ऐसा क्यों बोल रही है, इसके पीछे क्या रीजन होगा। स्लैकेसिस का कंसेप्ट ही आपको पता है, स्नैक कंसेप्ट में है, किसी पे भरोसा नहीं करना, किसी से कर नहीं करना, ये सब चीजें लेकेसिस के कंसेप्ट में आता है। सिम्टम्स जो होते हैं उसके रात को सोने के समय बढ़ जाता है, या मिड नाइट्स में उनके माइग्रेशंस होते हैं। मेनोपॉजल हार्ट फ्लैशेस होते हैं, उनमें बहुत सारी चीजें, विचारधारा चेंज होती जाती है, और अनप्रिडिक्टिव कंसेप्ट में रहते हैं, और सेटिस्फैक्ट्री कंसेप्ट उनके दिमाग में नहीं आता। कई लोग समझाते हैं कि किस तरीके से आप रहो तो कुछ दिनों में आपका सिस्टम या आपका मेंटल स्टेटस स्टेबल हो जाएगा, मगर वो किसी भी प्रकार की बातों को मानने को एग्री नहीं होते हैं। इग्नेशिया, ये महिलाओं के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। इमोशनल शॉक्स होते हैं, ग्रीफ का कंसेप्ट है, साइलेंट सैडनेस होते हैं, वो किसी को अपने दुख दर्द बताते नहीं है, चुपचाप रहते हैं। फ्रिक्वेंटिंग सिंगिंग सिंगिंग है, ठीक है ना। मूड स्विंग्स होते हैं, अचानक कुछ भी मांगेंगे फिर नहीं लेंगे। छोटे छोटे बच्चे जैसे हरकत करते हैं कि भाई कि अभी मुझे को ये चाहिए करके रोने लग जाएंगे, बाद में अब दो तो फिर हमें नहीं चाहिए। इस तरीके से उनके मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं जो इग्नेशिया मेडिसिन को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट है पल्साटिला जो है, आप सभी को पता है कि पल्साटिला फेयर फेरी लेडीज के लिए होती है। उनमें विपिंग्स कंसेप्ट ज्यादा आ जाते हैं, माइल्ड डिस्पोजिशंस होती हैं, नीट कंसोलेशन होते हैं, अपने आप को प्राउड ही समझते हैं, अपने आप को फेयर कंसेप्ट समझते हैं, और वो समझते हैं कि मैं जो बोल रही हूँ वो सही है, मैं जो कर रही हूँ वो सही है। इस तरीके से बहुत सारी चीजें उनमें आती जाती है। तो इस तरीके से थोड़ा सा इगोस्टिक कंसेप्ट भी रहता है पल्सेटिला के लेडीजों को। तो हमें ये ध्यान रखना है कि इस तरीके से जो चीजें हैं प्रॉपर मैनेज होता रहे। नेट्राम्यूर का है रिजर्व पर्सनालिटी, बहुत कम लोग होते हैं, इनवर्ट नेचर जिसको बोलते हैं अपन। ये अपनी बातें किसी को बोलते नहीं, साइलेंट रहते हैं, अपने मन में उदासी लेते रहते हैं भाई कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ में, इस तरीके से चेंजेस हो रहे हैं, कभी इनरेगुलर मेंसेस हो रहे हैं, कभी बैकअप हो रहा है, कभी एक आध दो महीना स्किप हो जा रहा है मेंसेस,
या अर्ली आ जा रहा है, तो वो इस तरीके से थोड़ा सा डिप्रेशन में चले जाते हैं, उदास हो जाते हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, किस तरीके की घटनाएं हो रही है। उसके साथ साथ उनको सर दर्द की शिकायत है। हम सभी को पता है कि नेट्रम जो है वन साइडेड फ्लूइड डिस्चार्ज, अनदर साइड ड्राई, ये रहता है। और सेकंड है हेडेक का कंसेप्ट है ही है, हमें पता है कि माइग्रेन होता है, हेडेक होता है, तो हम मोस्टली नेट्रम देते हैं, स्पेशली समर वेकेशन के समय, समर वेदर में देते हैं। तो हमें ये सब चीज़ों मेडिसिनों को ध्यान रखना है कि किस तरीके से हम ट्रीटमेंट करें कि उनका जो है एक मेंटल स्टेटस कंसेप्ट क्लियर होता चला जाए। आप सभी को आवाजें आ रही मेरी? सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा, विजिबल नहीं हो पा रहा हूँ तो। हाँ जी, नहीं सर, आवाज आ रही है, बीच बीच में बहुत हल्की हो जाती है। हाँ मैडम, एक्चुअली क्या है, आज इधर का मानसून ज्यादा है तो थोड़ा सा हाँ दिक्कत जा रही है, इसलिए बिल्कुल, नहीं दोनों अभी तो चीजें। आ रही है क्लियर, बीच बीच में हल्की हो जाती है। हाँ जी। ओके मैडम, ओके मैडम। सॉरी। मोर और मेडिसिन भी है इसमें हमारे पास में, सिमिसिफ्यू। सिमिसिफिका के बारे में बोला जाता है कि डिप्रेशन के लिए, डिप्रेशन के लिए भी है। जब महिलाएं जो उदास हो जाती हैं, मेनोपॉज कंसेप्ट में उनका डिसऑर्डर चालू होता है, तो किसी प्रकार की जो दिक्कतें आती हैं तो डिप्रेशन में रहते हैं, फियर फैक्टर होता है। अगर मेंसेस इनरेगुलर चालू हो गई 45 के बाद में, तो उनको एक डर लगता है कि कोई बीमारी थोड़ी हो गई मेरे अंदर में, किसी प्रकार की कोई घबराहट थोड़ी हो रही है, कोई चेंजेस हो रहे हैं जो डॉक्टर भी मुझे नहीं बता रहे हैं। इस तरीके की बहुत सारी चीजें उस महिलाओं में आने लग जाती है। उसके कारण उदासीपन आती है, और उदासी होने के कारण उनको ना घर का काम में मन लगता है, ना किसी प्रकार के एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने का मन करता है, और वो उदास रहती है। तो ऐसे लोगों में हम, ऐसे महिलाओं में सिमी का मेडिसिन का यूज करते हैं। साथ में उन लोगों में रोमेटिक पेन, हाथ पैर के दर्द होना, जोड़ों में तकलीफ होना, और भी कई प्रकार की शिकायतें आती हैं, जिसको हम मेनोपॉजल कंसेप्ट में बोल सकते हैं। स्पेशली बैकएक की शिकायत आती है, कई महिलाओं में कफ मसल में पेन होते हैं। तो ये सब चीजें हमको इंडिकेट करता है कि हम कौन सी मेडिसिन को किसी महिलाओं में दिया जाए। मेनोपॉजल डिसऑर्डर तो है ही है सभी में, क्योंकि सब्जेक्ट ही हमारा वो है कि मेनोपॉज डिसऑर्डर के बारे में है। हाँ, यहाँ पे अब नेक्स्ट मेडिसिन जाती है कॉलीफॉस। जब हमारा एक एज के बाद में फास्फोरस के शरीर में कमी होने लगती है, तो फास्फोरस क्या करता है, हमारे शरीर में एनर्जी क्रिएट करता है। फास्फोरस का मेन कंसेप्ट होता है कि दे आर कनेक्टिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड आफ्टर देन फ्लेमिंग प्रोसेस। फास्फोरस जो है एक जलने का काम करता है। कई लोगों का आपने देखा होगा शरीर गर्म रहता है, कई लोगों का शरीर ठंडा रहता है। तो एक माना जाता है कि जिसके शरीर में फास्फोरस के कंटेंट ज्यादा रहते हैं, उनकी बॉडी हीट होती है। जिनके शरीर में फास्फोरस के कंटेंट्स कम होते हैं, उनका शरीर में हीट एक नॉर्मल टेम्परेचर में रहता है या उससे कम रहता है। तो ब्रेन का कंसेप्ट होता है कि वो एनर्जी सर्कुलेट करे। तो हमको एक चीज ध्यान रखना पड़ता है कि कॉलीफास कहाँ पे लिए है, हमारा जो मेंटल और नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने के लिए हम कॉलीफास मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर हमारा नर्वस सिस्टम स्ट्रांग होगा, तो बाकी चीजों को हम इजी गोइंग में मैनेज कर सकते हैं। तो होम्योपैथी में बेस्ट मेडिसिन है नर्वस सिस्टम के लिए। विटामिन B12 की कमी होती है तो भी हम क्या करते हैं, मोस्टली कॉलीफॉस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं। तो उससे हमारा जो है सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स, ये दोनों को स्टिमुलेट करता है और स्ट्रांग करने की पूरी कोशिश करता है। नेक्स्ट है आपका ऑरम मेटालिकम। ऑरम मेटालिकम के बारे में बोला जाता है कि सीवियर डिप्रेशन, दिन हरदम वो डिप्रेशन में ही रहेगा, होपलेस बातें करना। किसी प्रकार के जो महिलाएं होती हैं वो बार 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 वही चिंता करती हैं, अपने बच्चों से, हस्बैंड से, पड़ोसी से, हर चीजों को लेके वो बात करते रहेंगी, अरे मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैं पहले ये ऐसे सोचती थी फिर वो ऐसा चेंजेस हो गया। तो कुछ भी कुछ सेंसलेस बातें होने लग जाती हैं, कुछ प्रकार की बातें जो उनका तथ्य ही नहीं होता, वो आपस में वो बात करने लग जाती हैं तो हमें वो ध्यान रखना पड़ेगा। और कुछ महिलाएं अपन मेडिसिन में पढ़ते हैं कि हमारे घर के लोग ये ना सोचे
कि पैसे ज्यादा खर्चा हो रहा है, कुछ और तकलीफें जा रही हैं, तो कुछ महिलाएं क्या करती हैं, 2-3 साल इलाज करती हैं, हार्मोनल डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट चलता है, मगर मेनोपॉज कभी कभी 4 to 6 ईयर, आइदर 10 ईयर तक का भी हमको मेंटल डिसऑर्डर में लेके जाता है। तो बहुत सारे महिलाएं ऐसे भी होती हैं कि सोचती है कि मेरे तकलीफ के कारण हमारे घर वालों को पैसा जा रहा है, खर्चे हो रहे हैं, तो क्यों ना हम सुसाइड कर लें। एक सुसाइडल टेंडेंसी भी क्रिएट होती है। तो हमें दोनों चीजें ध्यान रखनी है कि कौन सी मेडिसिन कहाँ पे इम्पैक्ट करता है। तो इस तरीके से जो होती है ऑरम मेड्स का कंसेप्ट है, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर इस टाइप से कोई विचार होता है कि कोई महिलाएं बोलती हैं कि भाई मैं बहुत परेशान हो गई अपनी लाइफ से, अपनी बीमारियों से, पहले ऐसा नहीं था, पहले तो मैं बहुत अच्छी थी, किसी प्रकार का कोई फिजिकल और मेंटल डिजीज ही नहीं था या प्रॉब्लम ही नहीं था, तो मगर अभी पता नहीं क्यों 47-48 ईयर्स के बाद में या 45 ईयर्स के एज में इस तरीके की तकलीफें हो रही, 3-4 साल मुझे हो गया, इससे अच्छा तो मैं कुछ कर लूं, इस टाइप से कोई विचारधारा लेके आते हैं, तो हमें औरमेट मेडिसिन पे ध्यान देना चाहिए। केस मैनेजमेंट, हमारे जो तकलीफें हैं मेनोपॉज के बारे में, उसके जो महिलाएं आती हैं उनको हमें किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है, और ट्रीटमेंट के साथ उनका मैनेजमेंट सबसे मेनोपॉज पीरियड में सबसे ज्यादा होता है आपका मैनेजमेंट, कि आप महिलाओं को किस तरीके से समझा रहे हैं, किस तरीके से काउंसलिंग कर रहे हैं जिससे उनकी तकलीफें कम हो। मेन आपका जो है मेंटल प्रोसेस जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। तो केस मैनेजमेंट में हमको क्या देखना है कि चीफ कंप्लेंट वो क्या तकलीफें लेके आई है। तो मेनोपॉज में पहला एक तकलीफ रहेगा कि भाई इनरेगुलर मेंसेस हो रहे हैं, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, कभी 15 दिन में हो रहा है, कभी 2 महीने में नहीं हो रहा है। तो और उनके साथ साथ क्या क्या तकलीफें हो रही हैं फिजिकल और मेंटल। कई महिलाओं में हार्मोनल डिसऑर्डर के कारण चक्कर भी आ रहे हैं, कई लोगों के हाथ पैर में तकलीफ हो रही है, कई लोगों का डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है। तो ये चीफ कंप्लेंट जो होती है हमें वो प्रेजेंट कर जो है वो देखना पड़ेगा कि जो महिलाएं हमारे पास अपनी तकलीफ लेके आए हैं उनको क्या क्या तकलीफें हो रही है। सेकंड, हमको जाना पड़ेगा मेंटल सिम्टम में। अगर हम बोरिक की मटरमेडिका पढ़ते हैं, एस के दुबे भी पढ़ते हैं, एलेंस की नोट्स पढ़ते हैं, जो भी हम मटरमेडिका पढ़ते हैं, तो सभी में 90% मेडिसिन में मेंटल सिम्टम्स को प्रायोरिटी दिया गया है, इसलिए सारे बुक्स में मेंटल सिम्टम को पहले मेंशन किया गया है। तो जो तकलीफें हैं उनके साथ में महिलाओं का क्या प्रॉब्लम्स है और उनकी मानसिक विचारधारा किस तरीके से हो रही है उस पीरियड में हमको वो राइट डाउन करनी पड़ेगी। देन फिजिकल जनरल, फिजिकल जनरल मीन्स क्या हो गया कि और भी क्या शिकायतें हैं उनकी। कई लोगों का क्या होता है कि हेडेक की शिकायत हो गई, कफ मसल में पेन हो गया, इडिमा हो रहा है महिलाओं में मेनोपॉज के समय में, कहीं पे ड्राई स्किन्स हो रहे हैं, ईयर पेन हो रहा है, साउंड ऑफ हियरिंग साउंड्स हो रहे हैं। तो ये सब चीजों को हमको फिजिकल जनरल्स और पर्टिकुलर जो सिम्टम्स आ रहे हैं, कि जैसे किसी को रात में डर लग रहा है, किसी को सुसाइडल टेंडेंसी हो रही है, किसी को पर्टिकुलर सिम्टम्स क्या हो रहे हैं कि कुछ खाने के बाद में उनको वोमिटिंग्स के साथ साथ में कुछ एक स्मेल आ रही है स्पेशली। तो ऐसा कुछ पर्टिकुलर जो सिम्टम्स होते हैं अपने को इंडिविजुअल मेडिसिन सेलेक्ट करने के लिए चूज करना पड़ेगा। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री देखना पड़ेगा कि प्रॉपर उनको मेंसेस आते थे कि नहीं, कि उनको पहले प्राइमरी प्राइमरी स्टेज में 13-14 ईयर्स या 18 ईयर्स के पेज में कभी मेडिसिन लेके हार्मोन थोड़ी आया था। क्योंकि कुछ में लड़कियां होती हैं जिनको प्रॉपर मेंसेस नहीं होते, तो उनको 3 मंथ 4 मंथ के डॉक्टर्स हार्मोनल टेबलेट देते हैं, या कई बार ऐसा है कि 2 साल 3 साल तक हार्मोनल टेबलेट चलता है, तब फिर उनके मेंसेस क्लियर होते हैं। तो वो सारी चीजें मेंस्ट्रुअल मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लेनी पड़ेगी। फैमिली के बारे में भी बात करना पड़ेगा कि उनके परिवार में किसी को इस तरीके की तकलीफें तो नहीं थी, उसको देख के ध्यान अपने को स्टडी करना पड़ेगा। स्ट्रेस फैक्टर, आज के समय में हम जॉब कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो हर तरह हमको किसी न किसी का स्ट्रेस है। तो वो भी ध्यान रखना है कि मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर जो हो रहा है वो उसके जो मेंटल सिम्टम्स क्रिएट हो रहे हैं, प्लस अपने जॉब के कारण या बिजनेस या फैमिली के कारण कोई प्रॉब्लम हो रही है, वो फैक्टर्स को भी क्रिएट करना है या ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल कैसा है पेशेंट्स,
फ्लेबी है, फैटी है, लीन थिन बॉडी है, हाइट कैसा है, स्टूप शोल्डर है, कि और किसी प्रकार का उनका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, कैसा दिखती हैं, क्या करती हैं, ये सारी चीजों को हम जितना ज्यादा स्टडी करते हैं हमारे को उतना ही बहुत अच्छी मेडिसिन सिलेक्शन करने में हेल्प मिलता है। ऑब्जर्व क्या करना है आपको, कि पेशेंट्स का ऑब्जर्वेशन क्या होगा, आपके ऑब्जर्वेशन पेशेंट के लिए क्या रहेगा, कि उसका डे टू डे वर्क स्टाइल क्या है। घर वालों से ही बात करनी पड़ेगी हमको, कि उनकी लाइफ में आज से 5 साल पहले किस तरीके से बातें होती थी, आज कैसी बातें होती है, ये सब चीजों को हमको स्टडी करनी रहेगी। मूड्स इम्प्रूवमेंट्स, पहले की उनकी मानसिक स्थिति कैसी थी, अभी जो चेंजेस हो रहे हैं मेनोपॉज में वो कैसा हो रहा है, ये सारी चीजों को अपने को ध्यान रख के बात करनी पड़ेगी। और नेक्स्ट विजिट जब पेशेंट का होता है तो हमें ये सब चीजों को स्टडी करनी पड़ेगी कि पहले और आज में क्या अंतर है। स्लीपलेसनेस की शिकायत होती है मैं मोस्टली जो है मेनोपॉज पीरियड में, तो हमको ये देखना है कि मेडिसिन देने के बाद में वो चेंजेस आए कि नहीं, ये सब चीजों को स्टडी करना है। नेक्स्ट होता है इमोशनल स्टेबिलिटीज, उनके माइंड्स में जो चेंजेस आ रहे थे, फ्लक्चुएशंस आ रहे थे, वो कैसा है, और उनका एनर्जी लेवल क्या है, वो हमको स्टडी करनी पड़ेगी। पेशेंट्स का काउंसलिंग करना पड़ेगा, उनका एजुकेशन, पेशेंट्स का जो है एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू हमको बात करनी पड़ेगी। अगर पढ़े लिखे हैं तो उनको हार्मोनल के बारे में बताना पड़ेगा। और गांव के हैं या गांव में भी कुछ लोग ऐसे हैं कि 6 7 स्टैंडर्ड बाद नहीं पढ़ पाए, पुराने लोग हैं, या शहर में कुछ कारणवश उनको नॉलेज नहीं है, मेडिकल नॉलेज नहीं है, तो उनको काउंसलिंग करके हमको समझाना पड़ता है कि किस तरीके से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं और उनको कैसे हम मैनेज करें। नॉर्मलाइज मेनोपॉज जो होते हैं वो सबको ध्यान के रख के बतानी पड़ेगी कि कौन कौन से चेंजेस आपके अंदर में आ रहे हैं, ये काउंसलिंग जरूरी है। ये भी बोलना पड़ेगा कि आपको स्ट्रेस रिडक्शंस कैसे करना है, मेडिटेशन करना है, योगा करना है, एक्सरसाइज करना है, हेल्दी डाइट लेना है, और उसके साथ साथ में आपका एक मोटिवेशनल जो होती है, आपको वीडियोस देखनी है मेनोपॉज में क्या क्या चेंजेस होते हैं, उसको कैसे अपन मैनेज करें, उसको पॉजिटिव एक्टिविटी लेके अपने को स्टडी करनी पड़ेगी कि किस तरीके से कार्य करने से हमारा मेनोपॉजल जो डिसऑर्डर है मेंटल एंड फिजिकल, उनको कैसे मैनेज करें, ये सब चीजों को ध्यान रखनी पड़ेगी। एंड डॉक्टर्स की ड्यूटी होगी कि रेगुलर उनको फॉलोअप लेते रहें, या उनकी फैमिली वालों से बात करते रहें कि देखिए किस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं, और मेडिसिन लेने के बाद में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको स्टडी करनी चाहिए। कंक्लूजन्स क्या निकलता है हमारे इस सारे चीजों को निष्कर्ष से निकलता है कि मेनोपॉज इज नेचुरल फिजियोलॉजिकल ट्रांजिशंस। जैसे 13 to 14 ईयर्स में मेंसेस स्टार्ट होते हैं, वैसे 45 to 50 ईयर में मेनोपॉज स्टार्ट होता है। तो ये एक प्रकृति की देन है, नॉर्मल प्रक्रिया है, इसको हमको समझना पड़ता है। मेंटल हेल्थ डिजर्व्स इक्वल अटेंशन द फिजिकल सिम्टम। सेम जो बच्चे रहते हैं 14 to 15 ईयर्स को, उनका जो मेंसेस स्टार्ट होता है प्राइमरी स्टेज में, उनको जो मेंटल एक्सर्शन होता है, हरासमेंट होता है, घबराहट होती है, या किसी प्रकार का फियर फैक्टर होता है, सेम चीजें यहाँ पे भी होती है 50 ईयर्स में, कि इस एज में क्या बीमारी हो गई थी मेरे को, पहले तो ऐसा नहीं होता था, अब हो रहा है। उनको हम समझाते हैं कि भाई ये नॉर्मल फेनोमेना है, मगर वो मानने को तैयार नहीं होते। तो हमको उनको काउंसलिंग करनी पड़ेगी, उसको समझाना पड़ेगा कि ये दोनों चीजें एक जैसा ही है, थोड़ी सी चेंजेस है एज के अकॉर्डिंग, अगर हमको दोनों को ध्यान रखना पड़ेगा। अर्ली रिकॉग्नाइजेशन प्रेजेंट द सीवियर फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस जो आते हैं उनके बारे में उनसे डिस्कस करनी पड़ेगी और उनको बतानी पड़ेगी। होम्योपैथी ऑफर इंडिविजुअल होलिस्टिक एंड जेंटल मैनेजमेंट बाय द कंसिडरिंग द पेशेंट्स मेंटल स्टेट्स। आजकल हम सभी लोग इंडिविजुअल ट्रीटमेंट करते हैं, और एक जेंटल, मतलब पहले होता था कि भाई कि चलो 5 6 मेडिसिन एक साथ दे दो, कुछ ना कुछ काम करेगा, मगर अभी जैसे जैसा हम लोग अपने सीनियर लोगों से गाइडलाइन लेते जा रहे हैं, सीखते जा रहे हैं, हमको गाइड मिलते जा रहा है, और बहुत सारे जो हमारे सीनियर फिजिशियंस हैं जिनकी हम बुक्स पढ़ते हैं इंडिया में, और उनका नॉलेज गेन करते हैं, जब बहुत सारे सेमिनार अटेंड करते हैं तो हमको उनका अनुभव मिलता है। उस अनुभव के बेस में हम लोग इंडिविजुअल्स मेडिसिन सिंगल रेमेडी पे
अब काम करना चालू कर दिए हैं, बहुत सारे लोगों का अच्छा रिजल्ट आता है। तो ये सब चीजों को हमको स्टडी करनी चाहिए। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है, काउंसलिंग करनी पड़ेगी, और पेशेंट्स को होम्योपैथी के बारे में बताना पड़ेगा कि भाई उनका इम्प्रूवमेंट्स कैसा होगा होम्योपैथी मेडिसिन से, विदाउट एनी रिएक्शन एंड साइड इफेक्ट्स वी आर अप्लाइंग होम्योपैथी मेडिसिन। ये सब चीजों का एक नॉलेज उनको देना पड़ेगा। इस तरीके से हमको मेनोपॉजल कंसेप्ट में जो भी ट्रीटमेंट करना है, एक मेंटल स्ट्रेस को पहले ध्यान रखना है, और साइकोलॉजिकल उनके जो चेंजेस हो रहे हैं उसको ध्यान रखते हुए हम अगर किसी महिलाओं को और उनके फैमिली मेंबर्स को गाइड करते हैं तो बहुत सारी तकलीफें अपने आप कम हो जाती हैं। थैंक यू मैम, धन्यवाद आप सभी का। और हाँ जी। क्षमा चाहूंगा कि नेटवर्किंग प्रॉब्लम के कारण विजुअल और ऑडिबल थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है, उसके लिए हाँ जी। मैम। डॉक्टर सोनी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, वो नेटवर्क इशू था थोड़ा, लेकिन आपने काफी डिटेल्ड में बताया मेनोपॉज के बारे में। हाँ जी। जी और मैम। काफी अच्छा वेबिनार था। यहाँ पे एक दो क्वेश्चंस आपके लिए आए हैं कि योर क्योर्ड केसेस में से कोई केस आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं और कुछ रूब्रिक्स आप देना चाहते हैं, उसके ऊपर भी थोड़ा सा रोशनी डालिए। जी मैडम, ठीक मैडम। केसेस तो एज ए डॉक्टर आते रहते हैं मैडम, तो उनमें के बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि हम जब किसी पेशेंट्स को ट्रीटमेंट करते हैं तो उनके बेस होता है कि हम उनके इंडिविजुअल जो सिम्टम्स होते हैं और कैरेक्टर्स होते हैं, फिजिकल और मेंटल, ये दोनों को लेके हम लोग मेडिसिन देते हैं, और उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आया हुआ है। तो उसमें तो कोई बात नहीं मैडम कि अपन क्या, नाम तो पेशेंट रूब्रिक्स कौन सी की तो स्पेसिफिक लेते हैं, उस पे कुछ बताइए। रूब्रिक्स क्या लेते हैं, मेंटल या फिजिकल, जो भी रूब्रिक्स लेते मेंटल लेते हैं मैडम। हैं। हाँ जी। मेनोपॉजल कंसल्ट में हम मेंटल ट्रीटमेंट में मेंटल कॉजेस को ही लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले देखिए फिजिकल चेंजेस तो सभी महिलाओं में होता है हाँ जी। हार्मोन के कारण, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो सभी में है वो सारे चेंजेस होते हैं। और आपको और हमें सभी को पता है कि उसमें मेनोपॉजल में क्या होगा, कभी मेंसेस स्किप होता है, कभी फ्रीक्वेंटली आता है, बैकएक होता है, हेडेक होता है, ठीक है ना, इडिमा होता है, कई कई महिलाओं में इडिमा हो जाता है, पैर में एंकल जॉइंट्स में पेन होते हैं। ये फिजिकल तो प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, मगर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस क्या है मैडम आपका, कि ये मेंटल जो फैक्टर्स होते हैं उसको मैं इम्पोर्टेंस देता हूँ मोस्टली, क्योंकि अपन जब बोरिक की बुक पढ़ते हैं मैडम तो उसमें सबसे पहले क्लियर हाँ लिखा जी। हाँ हुआ है जी। कि इसमें हाँ, मेंटल सिम्टम इज मेंटल तो मस्ट लेते ही हैं और इम्पोर्टेंट। साथ में एंटी मियाज्म भी मैटर करता है। हाँ जी। हाँ, यस मैम, यस मैम। और ये भी बोला जाता है मैडम कि मेंटल अगर आपका डिसऑर्डर कहीं पे भी होता है, एक्सेप्ट मैं ये मेनोपॉज भी नहीं बोलूंगा, सारे केसेस में आप देख लीजिए, मेल फीमेल सारे केसेस में मोस्टली बोला जाता है कि मेंटल सिम्टम इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्योंकि अगर माइंड्स आपका कंट्रोल में है या माइंड में कोई फ्लक्चुएशन आ रहा है, देन दे आर चेंजेस द फिजिकल स्ट्रक्चर्स, एक्सेप्ट आपका जो आपका एपिडेमिक कंसेप्ट डिजीज है, वहां पे आपको फिजिकल प्रॉब्लम्स को इम्पोर्टेंस देना पड़ता है। जैसे अभी मौसम चेंज हो रहा है तो आप पानी में भीग गए तो सर्दी बुखार हो गया, तो वो अलग चीज है, मगर उसमें भी मेंटल सिम्टम को इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा कि आपका कोराइजा कफ हो रहा है तो आप क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो। तो मैं तो मैडम अभी तक सर लोगों के गाइडलाइन में जो मुझे सीखने को मिला है, तो मेंटल केसेस को मैं ज्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ उस बेस में। उनका जो स्मूथली जो स्टेटमेंट रहता है कि किस तरीके के में हमारे विचारधारा हो रहे हैं, आइदर आर मेनोपॉज में, आइदर आर किडनी स्टोन में, आइदर आर पहले मैंने एक दो हाँ, आपका वेबिनार लिया था तो फिर आर्थराइटिस में लिया था। एग्जाम्पल जरूर लिखना होता है, सही आगे लिखना। हाँ मैडम, सॉरी क्या बोले मैडम, एग्जाम्पल क्या। हाँ जी, एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये कह रही थी कि जैसे कि मेंटल सिम्टम्स हम अगर लेते हैं तो उसमें मेन जो होता है कि जैसे एप्रीहेंसिवनेस बहुत आ जाती है उस टाइम। हाँ यस मैडम, मेंटल सिम्टम का तो एप्रीहेंसिव, यस, एप्रीहेंसिवनेस आती है। और हम्म, जो आपकी एंजाइटी लेवल्स कई बार बहुत बढ़ जाते हैं कुछ पेशेंट्स में। हाँ हाँ जी। हाँ तो जी वो एक सिम्टम रहता है मेजर। क्योंकि एक चीज होता है मैडम, अपन अगर केवल फिजिकल को इम्पोर्टेंस देते हैं तो एलोपैथी और होम्योपैथी में फिर फिजिकल में कोई बहुत ज्यादा अंतर रहेगा नहीं, क्योंकि आप एलोपैथी ट्रीटमेंट कराने जाते हैं तो दे आर ऑब्जर्विंग द फिजिकल सिम्टम्स। कोई भी चीजों में अगर हम किसी को बीमारी को लेते हैं, तकलीफों को लेते हैं, तो फिजिकल एक बेसिक बनता है, मगर होम्योपैथी एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे आप
फिजिकल प्लस मेंटल को इम्पोर्टेंस देकर आप मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं आप। बिल्कुल, मेंटल सिम्टम तो इम्पोर्टेंट रहता ही है, और साथ में मियाजम भी रहता है, क्योंकि जैसे मैंने हाँ, आपको वो तो बताया आएगा ही मैडम। अपना जो मियाज, अपना तो कार्डिनल प्रिंसिपल ही है ना मियाज्म के बेस में, सोरासिटी कि साइकोसिस जो लेते हैं अपन। जहाँ पे भी तो एंजाइटी लेवल है वहां सोरा आता है, जहाँ पे भी ओवर थिंकिंग या डिप्रेसिव स्टेट आती है तो साइकोसिस आ हम्म, जाता है, और जी जी जहाँ पे जी भी जी। डिस्ट्रक्टिव, हाँ, वहाँ पे सिक्योरिटी हाँ कंसेप्ट जी, आ जाता है। वायलेंट अगर होता है, किसी किसी केस में बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत वायलेंट एंगर होता है, हाँ 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 हाँ। और वायलेंट रिएक्शन भी होता है, बहुत ज्यादा इरिटेबिलिटी होती है, तो वहां पे सिपिलिटिक वो होता है, तो जी जी ऑब्वियसली मैडम। मेंटल सिम्टम्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। यस मैम, यस मैम। हाँ तो वो जी। डिपेंड करता है ना, जैसे मेरा था ना कि पल्सटीला जो कैसेट्स है वो थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर का होता है, तो हाँ वहाँ पे जी। आपका सिक्योरिटी और प्लस साइकोटिक कंसेप्ट आ जाता है वहाँ पे, बिल्कुल कि भाई बिल्कुल कि सर। वो क्यों एकदम एग्रेसिव हो गई, तो वो पुरानी कोई बातों को याद करके फिर आपसे वो रिवेंज लेगी, भले फैमिली मेंबर हो चाहे जैसा भी है। सीपिया को आप देखेंगे कि एकदम नर्वस रहती है, उदास रहती है, तो हाँ वहाँ जी। पे वो अपने को मियाज़्म कंसेप्ट में फिर लेना पड़ता है, रेपेट्राइजेशन भी करते हैं, तो वो चीजें आती है मैडम अपने को बिल्कुल अपना मियाज़्म बेस प्लस मेंटल बेसिस में। बिल्कुल। हाँ, तो ये आज का सेशन था मेनोपॉज के ऊपर। तो होम्योपैथी एक बहुत बढ़िया ऑल्टरनेटिव सिद्ध हो सकती है, जैसे कि जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी होती है उसकी वजह से जैसे कई बार साइड इफेक्ट्स भी आता है, तो उसकी जगह अगर हम हम्म। होम्योपैथी यूज करें तो इट्स अ वेरी वेरी बहुत सेफ और इजी वेरी वेरी यूजफुल। ऑप्शन और रहता है। एक्सेप्ट मैं तो ये बोलता हूँ कि आपका होम्योपैथी जो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट जो करता है या सिम्टोलॉजिकल ट्रीटमेंट हमारे में होता है, हाँ जी। तो वो बेस्ट है, क्योंकि अपन किसी दूसरे सिस्टम में जाते हैं या जो भी करते हैं, तो हम्म। आपने देखा होगा कि कुछ चीजों का कोई मेडिसिन नहीं है, अपन हार्मोनल मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हार्मोनल, दे आर कवर्ड द योर हार्मोन्स एंड ग्रोथ द हार्मोन्स, बट रीजन जो है हार्मोन्स के जो सिक्रेशन या फ्लक्चुएशंस के कारण जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, वो इंडिविजुअलाइजेशन अपना होम्योपैथी मेडिसिन पे है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि होम्योपैथी में जो भी गायनिकोलॉजिस्ट भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आपको होम्योपैथी मेडिसिन में ये लिखा है कि कौन से महिलाओं को किस तरीके के सिम्टम्स और थॉट्स पे क्या दवाई दें, आप लोग इस तरीके से बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं। ये हाँ जी। उनका खुद का एक ओपिनियन रहता है। तो मैं तो मानता हूँ कि ये बहुत अच्छा है हमारे लिए, होम्योपैथी के लिए। हाँ जी। हाँ, तो आज का सेशन काफी अच्छा रहा डॉक्टर सोनी। थोड़ा डिस्टरबेंस यस। रही बीच में, लेकिन हम आगे भी और केसेस के साथ ये सेशन रख सकते हैं। तो जी बहुत बहुत मैम। धन्यवाद डॉक्टर सोनी का आज के सेशन के लिए। यस मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर, सॉरी ऑल ऑफ यू कि हाँ जी। प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं हो पाया आज हमारा। कोई नहीं, हम नेक्स्ट एक सेशन रख सकते हैं केसेस के साथ। यस मैम। तो इसी के साथ हमारा हिंदी सेशन यहाँ खत्म होता है, और इंग्लिश और सेशन मैं के लिए मैं साहनी हैंड साहब करती से भी हूँ। माफी चाहूंगा कि उन्होंने मुझे बहुत उम्मीद से बोला था, और आज पता नहीं नेटवर्क क्या प्रॉब्लम हो गया कि मैं सो इसको ओके, अच्छे से नहीं कर होता है पाया। कभी तो आप कभी। साहनी सर से बोलिएगा कि मैं माफी चाहूंगा इस बार नो कि इट्स ओके सर, ये प्रॉब्लम कई बार हमारे साथ भी आती है। हाँ जी। जी तो जी। अब मैं हैंड ओवर करती हूँ डॉक्टर धनेश एंड डॉक्टर आर्या फॉर इंग्लिश सेशन।